हेलो एस्पिरेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? हम लोग जो इन्वायरमेंट का जो पेपर डिस्कशन था वो ऑलरेडी देख चुके हैं और वो यूट्यूब पे आ भी चुका होगा, तो आप देख लेना उसको। अभी जो है हम लोग जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए थे GS3 में वो डिस्कस करेंगे अच्छे से कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए थी हम लोगों को, क्या आंसर्स हम लोगों को लिखने चाहिए थे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, माई सेल्फ राकेश, फैकल्टी इन कलाम IAS। सो हेयर आई एम विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर डिस्कशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं, फालतू चीज़ें बाद में देख लेंगे, अभी पहले पेपर डिस्कस करते हैं। ओके तो पहला एक 10 मार्कर क्वेश्चन था कि द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू द न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन द कम्युनिटी। व्हाट आर दोस चैलेंजेस एंड व्हाट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू मीट देम। तो जब आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इसमें देखोगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की गई है और इसमें ये बता रहा है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो न्यूअर हेल्थ मतलब नए हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ आए हैं। दूसरी चीज जो पूछ रहा है वो बोल रहा है कि क्या स्टेप्स हम लोगों को लेने चाहिए ताकि हम जो ये जो चैलेंजेस आए हैं इनको एड्रेस कर सके। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग डेसिफर करने में इसको मुश्किल आएगी। सिंपल डायरेक्ट है, आप आराम से इसको कर लोगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग एक बार देखें तो इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, दो तरीके हैं करने के, इसको दो तरीके से कर सकते हो आप। या तो आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक्सप्लेन कर दो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है, लेकिन मैं यहां पे इस इंट्रोडक्शन को सही नहीं मान रहा। इससे अच्छा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, वो दूसरा इंट्रोडक्शन। वो क्या है कि आप कोई फैक्ट बता दो या फिर आपके पास कोई डेटा हो, जैसे कि भाई हमारा जो जब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में, तब हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या था और अभी 2022 में क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और वो किन कारणों से है। तो अगर ये चीजें आप इंट्रोडक्शन में बता देते हो तो दैट वुड बी द नाइस इंट्रोडक्शन। वो ज्यादा बेटर होगा इन कंपैरेटिव टू अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एक्सप्लेन करते हो खाली। दूसरी चीज, बॉडी में कैसे क्या करोगे। बॉडी में डायरेक्ट पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्वेश्चन से एज इट इज स्टेटमेंट को उठा लो, कोई फालतू की बात नहीं करनी है। पहले पार्ट में क्या देखा कि भाई कौन कौन से जो चैलेंजेस जनरेट हुए हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हुए हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के कारण, उनको डिस्कस करना है। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए ताकि हम लोग इन चैलेंजेस से डील कर सकें। कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूड में मैं लास्ट टाइम भी बताया था कि सरकार क्या कर रही है इस चीज के लिए, सरकार ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं, कौन से इनिशिएटिव्स हैं, या फिर आप इसको थोड़ा और किसी सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हो, वो अब हम लोग देखेंगे अच्छे से। Okay? सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आई होगी। और जो बच्चे 2023 में देने वाले हैं उनके लिए भी, उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। चलो इसका आंसर देखते हैं आप कैसे लिखना था। अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो आंसर में सिंपल मैंने आपको बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेसिकली होती क्या है कि भाई कितना टाइम या कितने साल कोई इंसान जीवित रह सकता है या जीवित रहता है, तो उसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। वो हमारी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी है, दैट्स बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जो कि गवर्नमेंट ने जब आजाद हुए थे तब इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी इन कंपैरेटिव टू अभी। अगर हम लोग देखें तो अभी बेटर क्वालिटीज है हमारे पास। न्यूट्रिशनल वैल्यू पे ध्यान दिया गया है, गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया, तो दैट कुड बी द रीजंस टू इंप्रूव आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक तो इंट्रोडक्शन ये हो गया। एक आप बता सकते थे कि भाई 1947 में हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 36 ईयर्स था। ओके और अभी अगर हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं 2022 में, तो वो हमारा ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गया है। तो आप देखो कितना इंप्रूव हुआ है। आप एक और चीज भी कर सकते हो, आप नीचे एक ग्राफ बना सकते हो। किस तरीके से, आप सिंपल ये ग्राफ बना दीजिए कि भाई 1947 में कितना था और अब कितना हो गया। अगर ये मान लो हमारा क्या था कि भाई जैसे 1947 की बात करता हूं और ये अभी मैं 2022 की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे 32 ईयर्स था और यहाँ पे हमारा 70 ईयर्स हो गया। तो इस तरीके से भी आप ग्राफ बना के इसमें स्टार्ट कर सकते थे। मतलब इंट्रोडक्शन लिख दिया, नीचे ग्राफ बना दिया ताकि पता चल जाए कि हाँ ये चीज है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बॉडी पे आते हैं कि पार्ट 1 में हम लोग क्या लिखते हैं, बॉडी को कैसे स्टार्ट करते हैं।
कनेक्टिंग लाइन लिखनी है, कनेक्टिंग लाइन का बेस्ट चीज किस तरीके से उठानी है, आप सीधा क्वेश्चन से लाइन उठाओ, जो क्वेश्चन में दिया है आप वो उठाओ, उसी को लिखो सिंपल। तो क्या दिया हुआ था कि भाई न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस कौन से आए हैं, तो हमें उन चैलेंजेस की बात करनी थी। क्वेश्चन में अगर इस तरीके से तुम सोचोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ नहीं रखा है या मैंने याद नहीं कर रखे थे, कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप खुद से रिलेट करना सीखो चीजों को, और रिलेट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो लगेगा कि हाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इसके कारण क्या चीजें, क्या दिक्कतें हुई होंगी। घर से देख ले, अपने घर से देख लेते हैं, हिसाब लगा लेते हैं कि हाँ यार ये चीजें हो सकती हैं। ओके, अपने घर में जैसे पहली चीज, एक चीज कि अगर मान लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से लोग क्या करेंगे, ज्यादा साल जिएंगे। ज्यादा साल जिएंगे तो मतलब क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन किन की बढ़ेगी, ओल्डर एज पीपल की बढ़ेगी। एग्जांपल बता देता हूं, जापान और चाइना, जिस तरीके से आज जापान में और चाइना में बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है, तो ये एक चैलेंज रहेगा हमारे लिए, ठीक है, कि बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, उनकी मतलब ओल्ड एज पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा इश्यू हो जाएगा। तो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कुछ आगे आने वाले सालों में। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो आएगा ये क्या है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड वो डिक्लाइन हो जाएगा, या वो उस पर चैलेंज होगा। दूसरी चीज, आप बड़े बूढ़े लोगों में दादा दादी जी की बात कर लेते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको नए हेल्थ चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, खुद से सोचो। उनको थोड़ा सा आप देखोगे कि भाई सुनने में इश्यू हो जाता है, उनको दूर का अच्छे से दिखाई नहीं देता, पास का अच्छे से दिखाई नहीं देता, मतलब आई साइट में प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, आप देखोगे कि आजकल कैसा चीजें हैं, क्या माहौल है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो दादा दादी से इन्वॉल्व नहीं होते, एज गैप बहुत हो जाता है, आइडियोलॉजिकल गैप भी होता है, तो बेचारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोनलीनेस फील करते हैं, अबंडेंटनेस फील करते हैं, अकेले बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं हो रहा, तो उन पे मेंटल स्ट्रेस आता है, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं उन लोगों को, ठीक है। ये चीजें आपको, उनको चलने में इशू हो जाता है, जो ज्यादा दूर तक जा नहीं सकते क्योंकि वो प्रॉपर हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे होते, तो एक ये इशू हो जाता है। और आप देखोगे तो अभी क्रोनिक डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, नई डिजीज जिनको प्रोस्परस डिजीज बोलते हैं। पहले ये डिजीज नहीं होती थी, पहले कम्युनिकेबल डिजीज होती थी ज्यादा, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जैसे एग्जांपल डायबिटीज है, आप देखोगे हर दूसरे घर में आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाएगा। बीपी, जो आजकल के लोग हैं या मतलब बुजुर्ग जो लोग हो गए, उनका भी बीपी जल्दी बढ़ जाता है। आप देखो किसी भी बात पे वो गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, उनका बिहेवियर में चेंज आ जाता है, वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं। ओके, फिर आप देखोगे और क्या चैलेंजेस क्रिएट होंगे कि जैसे अभी कोविड का एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, तो कोविड आया, कोविड में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हुई वो किन को हुई, बुजुर्ग लोगों को हुई, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा, उनका मोर्टेलिटी रेट ज्यादा, तो ये भी एक चैलेंज होगा हमारे लिए। ये हेल्थ चैलेंजेस हैं। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई तुम लोगों ने देखा होगा कि जनरली हमारे घरों में क्या होता है कि कोई भी छोटी बहुत बीमारी हुई, छोटा बहुत हमारा तबीयत खराब हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, ये एक्स चीज हुई एंटीबायोटिक, वाई चीज हुई एंटीबायोटिक, थोड़ा सा भी जुकाम हुआ एंटीबायोटिक, कुछ भी दे दिया। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो हम लोग इतनी एंटीबायोटिक खा चुके होते हैं कि अब जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस होते हैं, उन पे उसका कोई असर नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया है, इवोल्व हो गया है। जब बैक्टीरिया इवोल्व हो गया है तो वो जो एंटीबायोटिक हमने ली है उसका कोई असर नहीं हो रहा उस पर, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा हमारा, तो ये भी एक इशू है। ओके, दूसरा, अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमें उस पॉपुलेशन को डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा स्टाफ चाहिएगा। अगर वो लोग बीमार हुए तो ज़्यादा स्टाफ चाहिए, कोविड जैसा एपिडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, तो फिर से ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिए, ज़्यादा नर्सेज चाहिए, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें सोशल सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। दीज आर दी चैलेंजेस फॉर अस। तो ये हेल्थ चैलेंजेस हैं। इसमें आप एक मिस्टेक कर सकते हो, आप इसके चैलेंजेस को आप अदर की पॉलिटिकल चैलेंज हो जाएगा, इकोनॉमिक चैलेंज हो जाएगा, नहीं, उसमें नहीं जाना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस, तो न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस की बात करनी थी, हेल्थ से रिलेटेड क्या चैलेंजेस क्रिएट होंगे तो उनकी बात करोगे। न्यू ओल्ड एज जो होम्स है वो क्रिएट हो जाएंगे, वो बन जाएंगे ज़्यादा।
आप देखोगे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं कि या फिर लोगों को, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको ओल्ड एज होम्स में छोड़ के आ जाते हैं। इनका नंबर बढ़ जाएगा। ये सारे चैलेंजेस हमने देखे। अब सोचो, इसके लिए कहीं से पढ़ने की जरूरत है? कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ बस देखना था और हमें एग्जाम्पल्स को कोट करना था। आप देखोगे इनको हार्ट अटैक की डिजीज, हाइपरटेंशन की डिजीज, ये सारे चीजें एग्जाम्पल्स आप लिख सकते थे। कोई कहीं पे पढ़ने की जरूरत नहीं। आप बस अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो रेगुलरली, आप अपनी जिंदगी से ही अगर चीजों को रिलेट करोगे तो क्वेश्चंस को करना आसान हो जाता है। वो तो बहुत सारे लोग ऐसा उसको फ्लावरी बना देते हैं कि यार अपने को ये लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसको हिट करते हैं, बाकी चीजें हवाबाजी वाली चीजें बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये इश्यूज थे, ये चैलेंजेस थे जो कि लाइफस्टाइल के साथ आए, लाइफस्टाइल चेंज हुई या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ आए, सॉरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, या कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे जिनसे हम लोग इन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। पहली चीज, अगर आप लोग देखोगे, भाई हम स्टेप्स की बात करते हैं, तो स्टेप्स में आप देखोगे, अब सोचो जो जो प्रॉब्लम है इसको भी दो तरीके से मैं आपको ब्रेक करके बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे। पहली चीज तो आप ऐसे सोच लो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब इस तरीके से देख लो कि क्या क्या जनरल पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ज़्यादा हॉस्पिटल्स क्रिएट करने चाहिए, सोशल सिक्योरिटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को अपना जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि भाई हम लोग उनका, जैसे किसी कोई उसको यूज़ कर रहा है, IoT को यूज़ कर रहा है, तो घड़ी पर देख लिया कि भाई कितना टेम्परेचर है, अभी कितना BP चल रहा है, कितना शुगर चल रहा है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ IoT, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम लोग इनका यूज़ करना चाहिए। फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा स्टाफ हम लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए, हम लोग डिप्लॉय करना चाहिए, लोगों को हायर करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर हमें काम करना चाहिए। ओके, इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप क्या करोगे, जो हमारा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, कि जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस की स्कीम्स है उनको बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को इंश्योरेंस मिल सके। अब जो बुजुर्ग लोग बेचारे, जिनको फाइनेंशियली डिपेंडेंसी अक्सर बढ़ जाती है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको पेंशन रेगुलरली पे करनी चाहिए, उनको रेगुलर उनके अकाउंट में पेंशन, ताकि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फील कर सकें। ओके, उनको वो लोनलीनेस फील ना हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, हम मतलब करिकुलम में स्कूल से ही क्या करो, योगा को इन्वॉल्व करो, आयुर्वेदा को, क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी जो एलोपैथी से ठीक नहीं होती, बट आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, फिर हमारा योगा होगा, वहां पर वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हमें स्कूल एक्टिविटीज से ही एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, ताकि ये लोग जब बड़े होंगे तो इनको बुढ़ापे में वो चीजें फेस ना करें, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इनकी बढ़ गई है, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना मिल रहा है, तो ये बहुत साल तक जिएंगे, अब साल तक जिएंगे, तो इनको बाद में वो चीजें, दिक्कतें फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए हमें पहले ही ये स्टेप्स लेने चाहिए। तो इस तरीके से एक तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक और दूसरा तरीका है इसको, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, जब आप क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग सोचते हैं, हम लोग सीखते हैं कि अच्छा हाँ ये भी एक तरीका है जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जा सकता था। वो कैसे कर सकते थे, तो वो तो सिंपल था कि हम लोगों ने देखा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, तो बेचारा ओल्डर एज जो पॉपुलेशन है उस पर इम्पैक्ट हुआ। अब उन पे हम लोगों ने जो चैलेंजेस हैं, उनको जो दिक्कतें थी, उन्हीं को ठीक करना था। सोच के देखो, एक बार लेवल में ब्रेक कर लो, स्टेक होल्डर अप्रोच को लगा लो यहाँ पे, कि भाई इंडिविजुअल अपने लिए खुद क्या कर सकता है। जैसे जो बुजुर्ग इंसान है वो अपने लिए क्या कर सकता है, फैमिली उनकी क्या कर सकती है, सोसाइटी उनके लिए क्या कर सकती है, और स्टेट उनके लिए क्या कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकता है। अगर मैं इंडिविजुअल की अगर मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल की बात करता हूं, तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अपना जो बुजुर्ग कह लो, या फिर यंग की मैं बात करूं या बच्चों की बात करूं, उनको क्या करना चाहिए, उनको योगा करना चाहिए, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए इनकी। ठीक है, खाने का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। फैमिली क्या कर सकती है, फैमिली तो सिंपल, फैमिली का क्या काम होता है भाई, फैमिली का कि एक बॉन्ड शेयर करते हैं हम लोग, एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं पूरे परिवार के साथ। जब कोई फैमिली से दूर हो जाता है तो यंग लोगों को हो सकता है कि उतना इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का, उनका हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यंग लोग तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी लेते हैं,
बट बुजुर्ग लोग वो लोनलीनेस जो होता है वो फील करता है। तो फैमिली को क्या करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना देना चाहिए, उनका फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहिए, ये फैमिली करेगी। ठीक है, उनको प्रॉपर सारी चीज़ें प्रोवाइड हो, मेडिसिन उनकी प्रॉपर हो, ओके, उनका चेकअप, अगर उनको कोई दिक्कत है तो रेगुलर चेकअप कराया जाए, ये सारी चीज़ें फैमिली करेगी। दूसरी सोसाइटीज़ में आपने सिविल सोसाइटी का रोल देखा होगा, आपने बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं वो क्या करते हैं कि आपका ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, आई चेकअप कैंप लगा दिया, हेल्थ चेकअप कैंप लगा दिया, ओके। तो इस तरीके से सिविल सोसाइटी भी हेल्प कर सकती है। या जैसे ओल्ड एज जो होम्स हैं उनको बच्चों के साथ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग क्या होते हैं अपने पोता पोती के साथ या बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खासकर, वो बहुत लिंक कर पाते हैं अपने आप को और बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। तो जर्मनी में और यूएस में ऐसा होता है कि जो ओल्ड एज होम्स होते हैं उनको जो किड स्कूल होते हैं या प्ले स्कूल्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वो उस तरीके से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑलरेडी हम लोग, क्योंकि टेक्नोलॉजी, घर में तो कोई टेक्नोलॉजी लगाएगा नहीं, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, R&D पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, मोर डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए, ओके, आशा वर्कर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि क्योंकि गांव में अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही जाएगा ना, तो वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमें ये जो चैलेंजेस हैं ये फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस की, ओके। जैसे बजट को बढ़ाना चाहिए, अभी अगर हम लोग बजट की बात करते हैं तो वो कितना है भाई, 3.2% ऑफ GDP है, लेकिन हमें 5 to 6% उसका इंक्रीज करना चाहिए, ओके। हमें केयर इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, ओके। हमें वन स्टॉप ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए जिसपे जो पॉपुलेशन है वो क्या कर सके, एक ही पोर्टल पे सारी स्कीम्स को एक्सेस कर सके, उनको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी भी है हमारे यहाँ पे, डिजिटल गैप भी है, डिजिटल वॉइड भी है। तो उसको ध्यान रखते हुए हमें इस तरीके का टेक्नोलॉजी का हेल्प करके ऐसा पोर्टल बनाना चाहिए। फिर हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज की बात कर सकते हैं, ओके। फिर हम लोग पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की, भाई जैसे अभी आप कोविड के टाइम पे देखा होगा तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने कोविड वैक्सीन को, मतलब जो वैक्सीन थी उनको मैन्युफैक्चर किया, तो उनकी भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो ये सिंपल आपको बस सोचना था, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के वाइडर एंगल पे अगर सोचोगे तो यू विल गेट योर आंसर। यू डोंट हैव टू लाइक रोम हेयर एंड देयर, you have to be very confined, you have to be very clear to the point। ऐसा नहीं कि यार इधर उधर सब बातें कर रहे हैं, वो चल रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो इसको बड़े आराम से आप इसको आंसर को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड में मैंने आपको लास्ट वीडियो में, इन्वायरमेंट वाले वीडियो जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां भी मैंने बताया था, जब ग्लोबल वार्मिंग का पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहां पे भी आप राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट को बनाने की बात करो। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोलती है, तो आप वो बताओ कि हमें राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करना चाहिए, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, सबको हेल्थ गवर्नमेंट को प्रोवाइड या स्टेट को प्रोवाइड करनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जो गवर्नमेंट ने, जैसे आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना स्कीम्स है, ठीक है, पेंशन स्कीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर एक और आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आप सुन रहे होंगे, वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच में क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि इन्वायरमेंट हो गया, ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गए, इन तीनों को क्या करना चाहिए, इनका एक होलिस्टिक ग्रोथ होना चाहिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए इन तीनों का, ओके। तो वन हेल्थ अप्रोच की हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जूनोटिक डिजीजेज भी तो बढ़ रही थी ना, जूनोटिक डिजीज, और इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम वन हेल्थ के अप्रोच की बात कर सकते हैं। तो आप इस कोट से भी खत्म कर सकते हैं कि बेटर टू प्रिडिक्ट एंड प्रिवेंट rather than repair and repent। आप प्रिडिक्ट कर लो, आप प्रिवेंट कर लो पहले ही, rather than कि आप फिर बाद में उन चीजों को ठीक कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते थे। आपको कोई चीजें ज्यादा लिखने की जरूरत थी ही नहीं, सिंपल चीजें, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको हिट करो और आगे बढ़ो, ना इसमें ज्यादा टाइम जाता आपका, और टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है भी नहीं हमारा, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखना था। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था, जैसा कि हम लोग जब एनालिसिस देख रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा था कि ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि नासा का क्वेश्चन था, जूनो ऑलरेडी पहले पूछ चुका था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी फोटोज आई थी, है ना, वो ऐसा लगता था कि यार ये फोटो किसी ने एडिट की हुई है, बनाई हुई है, लेकिन वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वो फोटोज भेजी थी, ओके। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में था।
क्या क्वेश्चन पूछा गया था? Launched on 25th December 2021, James Webb Space Telescope has been in news since then. What are its unique features? ओके, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ, साथ साथ अंडरलाइन कर लो, जो आपको लगे ना कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर लो. इट्स यूनिक फीचर्स विच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रीडिसेसर स्पेस टेलीस्कोप्स. What are the key goals of this mission and what potential benefits does it hold for the human race? एकदम साफ साफ लिखा है, कोई हवाबाजी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल वर्ड्स में लिखा है. बहुत आसानी से आप इस आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो. स्ट्रक्चर कैसे करोगे भाई? 15 नंबर का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में लिखना था. कैसे करोगे? इंट्रोडक्शन लिखो, बॉडी लिखो, कंक्लूड करो. इंट्रोडक्शन में क्या, पहले हम बता देंगे क्या, इसके बारे में बता देंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, किसका इनिशिएटिव है, क्या करेगा. सिंपल बता दो बस, हो गया. आगे आ जाओ. बॉडी में क्या करेंगे? पार्ट्स में ब्रेक करो. पहला पार्ट क्या बोलता है? साफ साफ इधर बोला हुआ है. क्या पूछ रहा है? यूनिक फीचर्स विच मेक इट सुपीरियर. यूनिक फीचर्स बतानी है जो इसको सुपीरियर बनाती हैं. सुपीरियर कभी भी कोई चीज कैसे होगी? जब आप किसी चीज को कंपेयर करोगे. एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड. भाई आप अच्छे हो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये तब तक सही नहीं है जब तक कोई बुरा ना हो, या तब तक उसको किसी और के साथ रिलेट ना किया जाए, कंपेयर ना किया जाए. तो ये सुपीरियर किसी एक पर्टिकुलर या मतलब औरों से ज्यादा अच्छा होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कंपेयर करना पड़ेगा. और जब कंपैरिजन की बात आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टेबल बनाना चाहिए. अभी हम लोग देखेंगे तो हमारे माइंड में ये चीज आ गई. फिर हमारा आता है कि इसके की गोल्स क्या है, कि भाई ये हमने उड़ा तो दिया, ठीक है, भेज तो दिया स्पेस में, लेकिन क्यों भेजा है, क्या करने गया है? ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो अपने गांव में जैसे होता था कि चलो यार झूल लेते हैं, मजे ले लेते हैं. झूल लिए, झूलने थोड़ी गया, कुछ ना कुछ तो काम गया होगा, कुछ ना कुछ तो गोल होगा, टारगेट होगा इसका. अब पोटेंशियल बेनिफिट, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? अब इतनी दूर भेज दिया, इतना हो अल्लाह हो गया इसका. यूपीएससी ने भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है ना कि इसका बेनिफिट क्या है. भाई हमने भेज तो दिया, बताओ तो क्या बेनिफिट है इसका. पोटेंशियल बेनिफिट फॉर द ह्यूमन रेस. सीधा क्वेश्चन में पूछा है, उठाओ डायरेक्ट लिखो. कंक्लूड कैसे करोगे? कंक्लूड में अपने इंडिया की बात कर लेते हैं. भाई इंडिया भी ऐसे स्पेस मिशंस पे काम कर रहा है, नासा के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि भाई जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है उनको जान सके. आप इस तरीके से आंसर को कंक्लूड कर सकते हो. कोई डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. देख लेते हैं. आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हाँ किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. और जो स्टूडेंट्स देने वाले हैं उनको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए कि हाँ मैं इसमें क्या क्या चीजें लिखूंगा और कैसे सोचना है. अब इसमें देखते हैं आगे कि किस तरीके से करना था. पहले सिंपल हम लोगों ने बात बता दी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो क्या है, कि भाई ये एक स्पेस टेलीस्कोप है. किसका है? नासा का है. किसके साथ कोलैबोरेशन में है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ है. भाई है क्या चीज? ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है. क्या करेगा? जो हबल स्पेस टेलीस्कोप भेजा था उसी की चीजों को ये आगे और स्ट्रेंथन करेगा और अच्छे से उन चीजों को दिखा पाएगा और चीजों को एक्सप्लोर कर पाएगा, गैलेक्सीज के बारे में और अच्छे से बता पाएगा. ठीक, आप ये भी बात बता सकते हैं कि लार्जेस्ट, अभी तक का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जो अभी तक बना है. तो ये चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख के आप आगे बढ़ सकते थे. सिंपल है, इसके बारे में बता दिया, कोई इधर उधर की बात नहीं. फिर से आगे आ जाते हैं. फिर आता है फीचर्स की बात करते हैं. तो फीचर्स में ऐसा नहीं होता है कि आप लोग गाड़ी मॉडिफाई कराते होगे या पर्टिकुलर गाड़ी, जैसे एक गाड़ी निकाल दी तो कंपनी क्या करती है? उसको मॉडिफाई करती है, नेक्स्ट टाइम उसका नेक्स्ट वर्जन निकालती है, अच्छा वर्जन निकालते. तो अगर फिर हम लोग उन दो गाड़ियों को कंपेयर करें कि यार पहली मेरे पास ये गाड़ी एक्स गाड़ी थी, अब ये वाई गाड़ी, तो वाई गाड़ी में कौन सी नई फीचर्स आ गई? कि भाई नई वाली में ज़्यादा एयर बैग आ गए, नई वाली में ज़्यादा प्रोटेक्शन चीज़ें हैं, उसकी सीट अच्छी हैं, उसमें एंटीना लगा है, उसमें हैंडल इस तरीके, उसमें पंखा लगा, कहाँ लगा, उसमें एसी कहाँ पे लगा. यही तो चीज़ें होंगी ना, मॉडिफाई करके आया ना. सेम चीज़ है, वही फीचर्स देखनी है हमें कि हम लोग किस तरीके से टेलीस्कोप, दो टेलीस्कोप्स को कंपेयर कर सकते थे. बेसिकली जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था वो हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर है. ओके, तो हम क्यों ना उसी के साथ इसको कंपेयर कर लें, और फालतू की क्यों बात करनी है भाई. ओके, हम जब मारुति की गाड़ियों की बात करें तो मारुति के साथ ही कंपेयर कर लेते हैं ना, क्यों फालतू में टाटा और इधर उधर की चीज़ों के साथ कंपेयर करना है. कर सकते हैं, आप कर सकते हो, बट
सजेस्ट करेंगे, उसी के साथ आप कंपेयर करो। okay? तो क्या करेंगे, फीचर्स लिख दी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में लिख दिया और हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो पहले कि भाई सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका जब ऑब्जेक्टिव देखोगे तो आप ये अब स्पेस जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो क्या है, हमारे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बताएगा। अभी हमें ये उस टाइम की बातें बताएगा जब बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जब बिग बैंग हुआ था उसके बारे में बताएगा। लेकिन ये क्या बात कर रहे थे, हबल स्पेस की बात करते हैं तो हबल में क्या हो रहा था, सिर्फ गैलेक्सीज की बात हो रही थी, वो गैलेक्सीज पे फोकस करता था। ओके, कंपैरिजन हो गया। आगे अगर हम लोग लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन में तो जो हमारा जेम्स वेब है ये तो बहुत दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसको बैठा दिया हमें, और जिस पोजीशन पे बैठा है उसको बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट 2, लैग्रेंज पॉइंट पे बैठाया है। अभी लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल है। दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब दो बॉडीज हैं जैसे मान लो सन और अर्थ, इन दो के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इन दोनों बॉडीज का जो फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम पे लग रहा होगा, वो मेंटेन होगा, और उस पॉइंट पे क्या होगा, ये सैटेलाइट रख दिया गया ताकि ये स्टेबल एक उसमें घूम सके, वरना एक का फोर्स ज्यादा लग गया तो अपनी तरफ खींच लिया, पता चला उसने। ओके, तो उस पॉइंट पे बैठा दिया इसको ताकि यहां से हिले ना, एक ही उसमें घूमता रहे। ठीक है, तो उसकी लोकेशन, और अगर मैं इसकी लोकेशन देखूं तो ये तो सिंपल लो अर्थ ऑर्बिट में है, 570-580 किलोमीटर पे है हमारे यहाँ से। और ऐसा क्यों, हाई डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस पे क्यों रखा है हम लोगों ने इसको, क्योंकि वहां पे जो सोलर फ्लेयर्स का जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत कम है। तो क्योंकि हमें क्या है, चीजें अभी हाई रेजोल्यूशन की चाहिए और चीजों को अच्छे से देखना है, अच्छे से जानना है हमारे अर्थ के ओरिजिन को या एक्सोप्लैनेट्स को, तो हमें क्लियर पिक्चर्स चाहिए, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसलिए इसको फार डिस्टेंस पे रखा गया है। वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो स्पेक्ट्रा होता है, इस पे हम लोग नहीं जाएंगे अभी, स्पेक्ट्रा वाली चीजें वो फिजिक्स में पढ़नी होती हैं ज्यादा। तो उसमें क्या करता है, ये नियर इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है, रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा जो IR रेडिएशंस होती हैं। लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप किसकी बात करता है, वो UV रेडिएशंस की बात करता है, UV रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। ओके, भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती हैं। ओके, रेडियो वेव्स होगी, IR होगी, मतलब इंफ्रारेड होगी, UV होगी, विजिबल होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी रेडिएशंस को डिटेक्ट कर लेगा, नहीं, पर्टिकुलर एक टेलीस्कोप का अपना एक एक्सपर्टीज होता है, तो वो उसी को डिटेक्ट कर पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मिरर्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो दूसरी गाड़ी बनाते हैं पहली से के बाद बनाते हैं तो अच्छी बनाएंगे ना, उसमें कोई अच्छी क्वालिटी लगाए, तो इसमें भी सेम चीजें कर दी, इसमें अच्छी क्वालिटी के शीशे लगा दिए, ज्यादा लगा दिए। ज़्यादा क्यों लगाए, ज़्यादा लगाने से क्या हो गया, रेजोल्यूशन बढ़ गया, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब रेजोल्यूशन किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो एकदम अच्छा फोटो आएगा, हम अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे। आप लोगों ने वो फोटो देखा होगा ना कि कितना क्लियर फोटो, जैसे किसी ने डिज़ाइन तारे ऐसे सजो रखे हों किसी ने दीवार में, इतना अच्छा फोटो आया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें सिर्फ एक ही मिरर था। ठीक है, फिर हम लोग प्राइमरी मिरर की बात करें तो इसका जो मिरर का जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, 6.5 मीटर का है जेम्स वेब की अगर बात करते हैं, लेकिन हबल में तो वो बहुत कम है, कितना 2.4 मीटर ही है। भाई बड़े बड़े शीशे आ गए इसमें। ठीक है, मान लो गाड़ी है, गाड़ी में बड़े शीशे लगा दिए, पीछे वाला अच्छे से दिखाई दे पा रहा है, पीछे वाला भी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था, हम लोगों को कंपेयर करना था। और टेबल बनाओ, जब आप कंपेयर कर रहे हो तो इट्स द बेस्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू ड्रॉ ए टेबल। टेबल में सीधा फटाफट लिख दोगे, टाइम भी बचेगा, आपको सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे कि हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको फिर कई बार होता है कि यार ये ग्रामर ठीक हुआ नहीं हुआ, वहाँ पे वो सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी, करना ही नहीं है ना, क्यों लफड़े में पड़ना है, टेबल बनाओ, बल्कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उससे। चलो आगे आते हैं। ठीक है, अब भेज दिया, पीके मूवी देखिए कि भाई अब इस गोला पे नहीं रहना, दूसरा गोला देखते हैं कहीं पे और जगह हो। तो सेम गोल इसका है कि ये क्या कर रहा है, जो यूनिवर्स है, आउटर यूनिवर्स है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है। ये ऐसी जगहों को खोजेगा कि जहां पे कहीं लगे कि यार क्या पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहां पे हैबिटेबल जोन बनाया जा सके, जहां पे रहा जा सके। क्या सन किस तरीके से इवोल्व हो रहा है, या हमारी अर्थ किस तरीके से, या जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से इवोल्व हुए, उनके बारे में जानना। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या करेगा, गैलेक्सीज जो बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे जो गैलेक्सीज बनी थी बिग बैंग के टाइम पे, उनके बारे में जानेगा। वो गैलेक्सीज किस तरीके से इवोल्व हुई, बनी किस तरीके से,
कितनी सारी बनी, वो किस तरीके वो देखेगा। स्टार्स किस तरीके से बने, प्लेनेटरी सिस्टम में क्या क्या स्टेजेस हुई, पहले क्या बना, फिर उसके बाद क्या बना। ये क्वेश्चन है ना हमारे माइंड में कि यार किस तरीके से अर्थ बना होगा। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा हमारी। फिर इसके बाद आता है कि भाई जो हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको डिटेक्ट करता है, उनको बताता है, ऑब्जर्व करेगा, एक्सप्लोर करेगा। ओके, तो ये सारे इसके गोल थे, सिंपल गोल थे। नहीं भी याद थे ना, नहीं भी मान लो चलो याद नहीं थे, तो भी इस तरीके से सोच लेते कि यार एक टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि न्यूज़ में था तो इतना तो पढ़ा ही होगा कि हाँ नासा ने भेजा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से भेजा, तो वहाँ पे क्या करेगा भाई बैठ के, क्या कर रहा होगा, एक्सप्लोर ही तो कर रहा हो। किसको, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, स्टार्स का कलेक्शन ऑफ स्टार्स क्या होगा आपका, कॉन्स्टलेशन एंड गैलेक्सीज बन गई सारी। तो गैलेक्सीज के बारे में बात हो रही है। गैलेक्सीज को जब स्टार्स पहली बार बने होंगे 13 बिलियन ईयर्स अगो, वो जाननी है हमें कि वो किस तरीके से बना होगा, सन किस तरीके से बना होगा, ये सारी चीजें जाननी है ना। वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट इट, दैट हाउ इट हैपेंड एट दैट टाइम एंड स्टिल इट इज इवॉल्विंग, द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। देयर आर सो मेनी थ्योरीज विच टेल अस अबाउट दिस थिंग कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में जानने के लिए हम लोगों ने, मतलब नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। पोटेंशियल बेनिफिट क्या होगा, सेम चीज है, जो गोल है वही बेनिफिट हो जाएगा हमें। भाई सारे जो ये सवाल है ना, जो हमारे अंदर जो कीड़ा है कि हमें जानना है नई चीजों के बारे में, ये शांत कर देगा, ये बैठा देगा कि देखो बुरा कि भाई ये चीजें हो गई हैं, इसके जो आंसर्स हैं जो तुम खोज रहे थे इतने दिनों से, उन आंसर्स का जवाब, मतलब उन क्वेश्चंस के जवाब देगा ये, ठीक है। फिर हमें जो हैबिटेबल जोन्स हैं कि भाई कहीं और पे भी कोई गोला है क्या जहाँ पे रहा जा सकता है, तो वो खोजेगा। फिर दूसरा कि बिग बैंग थ्योरी की जो क्लैरिफिकेशन एकदम क्लैरिफाई कर देगा कि हाँ क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली, कि किस पॉइंट पे एटम बना, किस पॉइंट पे अर्थ का बनना शुरू हुआ था, और किस टाइम पे वो जो ब्लास्ट हुआ था ना, बिग बैंग हुआ था, वो किस टाइम पे हुआ था और कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग जान पाएंगे, ये हमारे लिए बेनिफिट है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच इट हेल्प्स टू डिटेक्ट। ओके, कंक्लूड कैसे करोगे, कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई इंडिया बहुत सारे प्रोग्राम से, जैसे निसार हो गया, नासा के साथ मिलकर स्पेस मिशन में काम कर रहा है। इंडिया ने माउंट आबू में भी अपनी इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी लगाई है, उधर लद्दाख में भी ऑब्जर्वेटरी लगाई। तो इंडिया भी, मतलब इसरो जो है वो इन सब चीज़ों पे काम कर रहा है, ताकि हम लोग जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज हैं उनको जान सकें और अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे रख सकें कि दैट वी आर दैट मच स्ट्रोंगर, कि हम भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने चंद्रयान में लोगों को बताया था कि वी आर कैपेबल टू डू दैट, कि हम लोग बहुत कम पैसे में ये चीज़ कर सकते हैं, टू रिफ्लेक्ट एज ए वर्ल्ड लीडर इन स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इंडिया भी इन चीजों में काम कर रहा है। तो यही इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे। ओके, समझ आया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं आप क्या। नाउ थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। क्या बेसिक प्रिंसिपल है भाई वैक्सीन डेवलपमेंट के, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क, वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं। कोविड ने ना इतने बार, पिछली बार भी कोविड पे क्वेश्चन था, इस बार फिर से आ गया, तो प्रीवियस ईयर का रोल आ गया है यहाँ पे। व्हाट अप्रोचेस वर अडोप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन, कि भाई जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने क्या अप्रोचेस लगाई हैं जो डिफरेंट वैक्सीन बनाई हैं उनमें। डायरेक्ट फिर से वही बात है ना, कि तू इधर उधर की बात ना कर, सीधा बात पे आ कि बात क्या है। ओके, तो देख लेते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन किस तरीके से, सिंपल, आप वैक्सीन को डिफाइन कर दो कि वैक्सीन क्या है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, आप एक काम करो, आप बताओ कि इंडिया ने जो माइलस्टोन अचीव किया है 2 मिलियन पीपल का, जो वैक्सीनेशन का जो माइलस्टोन था वो अचीव कर लिया। कैसे अचीव किया भाई, मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई वैक्सीन तभी तो अचीव हुआ ना। गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया और मैन्युफैक्चरर्स ने जो वैक्सीन बनाई लोगों के पास पहुंचाया, अपना जो सप्लाई चेन सिस्टम था उसको इतना स्ट्रेंथन किया और हमने ये वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट किया। आप उस तरीके से बता सकते थे कि इंडिया किस तरीके से इसमें काम कर रहा है।
बॉडी की अगर बात करते हैं, वही अपना सिंपल फंडा, क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है वही कनेक्टिंग लाइन बनाओ, मत लफड़े में पढ़ो कि क्या कनेक्टिंग लाइन बनेगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पूछा क्या था, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल। भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है वैक्सीन को डेवलप करने के पीछे, क्यों वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल बताना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू वैक्सीन एग्जैक्टली काम किस तरीके से, भाई क्या प्रोसेस है इनका काम करने का, किस तरीके से ये एंटीबॉडीज बनाती है, किस तरीके से किसी भी डिजीज से फाइट करती है। तीसरे में क्या था कि जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने क्या अप्रोच को अडॉप्ट किया कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए। क्लियर है, आराम से कर लोगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर लो इस पे कि किस तरीके से करना था। कंक्लूड कैसे करोगे, वही इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इन चीज़ों को वैक्सीन्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से काम कर रही है। हम लोगों ने बना दी लेकिन हम लोगों ने पहुंचा भी दी है लोगों तक, टू सेव आवर पॉपुलेशन फ्रॉम दिस पेंडेमिक। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू कि क्वेश्चन इनमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है ही नहीं करना है ज़्यादा दिमाग लगाना है इसमें, पॉइंट पे आ जाओ, डायरेक्ट बात करते हैं, एकदम आगे आ जाओ। तो वही वैक्सीन को अगर मैं डिफाइन करूं तो वैक्सीन एग्जैक्टली होता क्या है, सिंपली जो डिजीज है ना उसी की माइल्ड फॉर्म होती है। ये वैक्सीन में डिजीज की ही माइल्ड फॉर्म होती है जो इंजेक्ट की जाती है, जो क्या करती है एंटीबॉडीज बनाती है और हमारी बॉडी को मतलब इम्यून बनाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो अब यही बात आप बता सकते हैं कि इट इज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज जो कि इंजेक्ट की जाती है, क्या करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस तरीके से आप एक तो इंट्रोडक्शन दे सकते थे, एक ही ये तरीका था। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप किस पे जाओ, आप बताओ कि इंडिया ने जो माइलस्टोन अचीव किया है, ओके, 2 बिलियन पॉपुलेशन का जो 2 बिलियन पॉपुलेशन का जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई थी, इतने लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करने का जो अचीव किया है टारगेट, उससे आप बताओ इसको। और वो कैसे सक्सेसफुल हो पाया, वो मैन्युफैक्चरर्स की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन है रेदर देन कि वैक्सीन को अगर आप डिफाइन करते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की दोनों चीज़ें, वैक्सीन की भी बात होगी, वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रहा है या वैक्सीनेशन डेवलपमेंट की बात होगी, प्लस में मैन्युफैक्चरर का भी रोल आ गया। तो क्वेश्चन जो पार्ट थे वो दोनों एड्रेस हो गए इंट्रोडक्शन में। और हमें इंट्रोडक्शन बनाना भी इसी तरीके से चाहिए कि हमारा क्वेश्चन एड्रेस हो जाए, जो जो क्वेश्चन में पूछा जाए। वरना तो यहां से देख के तो लगेगा कि सिर्फ मैं वैक्सीन के बारे में बात करूंगा, मैन्युफैक्चरर्स का कोई जिक्र ही नहीं आएगा अगर मैं खाली वैक्सीन की डेफिनेशन लिखूंगा यहाँ पे। तो उसको अवॉइड करना, आपको इंट्रोडक्शन को इस तरीके से बनाओ कि क्वेश्चन के सारे पार्ट एड्रेस हो जाएं उस एक ही स्टेटमेंट में, वो 2 या 3 लाइन में जो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे उसी में। ओके, चलते हैं आगे। आप देखोगे कि भाई बेसिक प्रिंसिपल क्या है वैक्सीन को डेवलप करने का। यार क्यों बनाई जा रही है वैक्सीन, लोगों को बचाने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। किससे, जो ये पेंडेमिक है उससे बचाने के लिए। और क्यों बनाई जा रही है कि ये पेंडेमिक की जो ये जिस फास्ट रेट से ये ग्रो कर रहा था उसको स्लो करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको हिंडर करने के लिए। ठीक है, फिर हम और क्या चीज कि जो हमारी जो बॉडीज हैं उनको इम्यून बनाने के लिए, किससे, भाई डिजीज से, ताकि कोरोना ना हो सबको। हमारी बॉडी इतनी इम्यून बना तो हम लोग वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ने इसलिए। तो बेसिक प्रिंसिपल तो यही है ना कि हाँ हमें क्यों बनाना है, ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को बचा सकें, हम लोग उनकी बॉडी को मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो ये डिजीज फैल रही है, जो ये पेंडेमिक हो रहा है, इसको रोक सकें, इसकी स्पीड को कम कर सकें ताकि ये बाकी लोगों तक ना पहुंच सके। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू राइट इन द फर्स्ट पार्ट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि वैक्सीन किस तरीके से काम करता है। भाई वैक्सीन का काम करने का सिंपल फंडा है, इस तरीके से सोच लो कि जैसे मान लो आप, ओके, अब आपने वैक्सीन ले ली। वैक्सीन ले ली मतलब मैं बोलूं कि आपने ऐसा ब्रह्मास्त्र ले लिया जो कि आपको मदद करेगा आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र ले लिया आपने, ठीक है, ब्रह्मास्त्र से क्या हुआ कि आप स्ट्रोंग हो गए,
आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स आ गए, अलग अलग हथियार आ गए आपके पास। अब हथियार आए, ठीक है, तो आपने क्या, उन्हीं हथियारों को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जब दुश्मन आपकी तरफ बढ़ रहा होगा तो ये क्या करेंगे, एक दीवार बना देंगे, एक प्रोटेक्शन सेल्फ बना लेंगे, ढाल की तरह काम करेंगे, एंटीबॉडीज जो बनेंगी। ओके, वो एंटीबॉडीज फाइट करेंगी जर्म्स के साथ। उन जर्म्स को एंटीबॉडीज पहचान जाएंगी कि अरे यही वाला है जो दिक्कत कर रहा है, पहले इसको मारो। वो उसको मारते हैं, खुद को रेप्लिकेट करते हैं, खुद को नंबर्स में बढ़ा देते हैं, एंटीबॉडीज का नंबर बढ़ जाए। जितना ज्यादा एंटीबॉडीज होगा तो चाहे कितनी भी डिजीज के जर्म्स आ जाओ, उन सब से फाइट कर लेगी, बॉडी को इम्यून बना देगी। तो बेसिकली करते कैसे हैं ये, कि ये जर्म्स को पहले क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान लेते कि यही है असली जो दिक्कत कर रहा है। उसको बैठाएंगे, इधर आओ, बात करो, तुम क्या दिक्कत है, पहले तो उसको मारेंगे, ठीक है। अब इन्होंने जान लिया कि ये क्या दिक्कत कर सकता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जान ली उस जर्म्स की, उस डिजीज की, कि अगली बार अगर ये आया तो ये इस तरीके से कर सकता है, जान लिया। अब अपने आप को उसी तरीके से प्रैक्टिस करके उसी तरीके की टीम बना ली, उसी तरीके का सिक्योरिटी फोर्स डेवलप कर लिया, जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। एंटीबॉडीज बनी, वो इतने नंबर पे बना ली कि अगली बार जब वो डिजीज आई तो उन एंटीबॉडीज ने उन सारे जर्म्स को मार दिया। तो ये तरीका होता है। तो रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन पार्टिकल्स को या उनको जर्म्स को, हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में, एंटीबॉडीज बना लेगा, एंटीबॉडीज क्या करेंगे, इन जर्म्स से फाइट करेंगे और इनको पहचान जाएंगे कि हाँ यही है। फिर क्या करेगा भाई, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। और किसकी वजह से होता है, वो वैक्सीन की वजह से होता है। वैक्सीन ली, वैक्सीन ने जर्म्स को क्या किया, डिटेक्ट कर लिया, उसी के हिसाब से अपने आप को बना लिया, क्या, एंटीबॉडीज बना ली, एंटीबॉडी आई, जर्म्स के साथ फाइट की, उनको मारा, फिर बोले कि अगली बार आइयो, अगली बार वो और के साथ इन्होंने अपने आप को और बढ़ा लिया, तब तक ज़्यादा एंटीबॉडीज होगी हमारी पूरी बॉडी में। अब एंटीबॉडीज ज़्यादा बढ़ गई तो कितने भी जर्म्स आ जाए उन सबसे लड़ लेंगे। ये वैक्सीन का काम होता है, इस तरीके से वैक्सीन काम करती है बेसिकली। तो यही चीज़ें आपको पॉइंट्स में लिखनी थी। आप साइकिल भी बना सकते थे, वो आप किसी भी तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते थे। क्या क्या अप्रोचेज हैं जो मैन्युफैक्चरर्स ने अडॉप्ट की कोविड वैक्सीन की, मतलब कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में, कौन कौन सी अप्रोच। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो, इसको सिंपल वैक्सीन के अकॉर्डिंग ही तोड़ लो कि कौन कौन सी वैक्सीन है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बनाई हैं और उनमें क्या क्या अप्रोच है वो देख लेते हैं। ये तो बहुत न्यूज़ में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कोविशील्ड का एग्जांपल था, किसने, सीरियम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। इसने क्या किया था कि सिंपली जो चिंपैंजी का जो वायरस है, कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, उसको लिया और जो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था, किसका, प्रोटीन, सार्स प्रोटीन का जो जेनेटिक मटेरियल था, उन दोनों के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, एक इम्यून सिस्टम क्रिएट कर दिया। ओके, तो ये अप्रोच इन्होंने अपनाई कोविशील्ड वालों ने, ठीक है। फिर हम लोग अगर कोवैक्सीन की बात करें जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाई थी, ये पहली डोमेस्टिक कोविड-19 वैक्सीन थी। इसने क्या किया था, इसने इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का यूज किया, ठीक। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन का मतलब जी कि इसमें एक ऐसा वायरस होगा जो इनएक्टिवेट होगा, जो लिविंग फॉर्म में नहीं होगा। फिर इसने एडजुसेंट के साथ, एडजुसेंट का मतलब सिंपल ये है कि ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा और क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालांकि ये वर्ड पेपर लिखते टाइम याद नहीं आएंगे, अब तो बताना ठीक है, आसान है कि हाँ भाई आप लोग बता दोगे, बट पेपर के लिखते टाइम एडजुसेंट नहीं वर्ड याद आएगा। ये इशू था थोड़ा सा इस पेपर में, वो बेसिक टर्म्स और वो बेसिक वर्ड्स याद नहीं आते लिखते टाइम, ठीक है। फिर हम अगर हम लोग ज़ाइकोव-डी की बात करें तो इन्होंने न्यू प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी का यूज किया था। अब ये क्या चीज है, इसमें कुछ नहीं, जो टिश्यूज हैं उनमें डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया गया, ओके, डायरेक्टली इंड्यूस किया गया टू बूस्ट द इकोनॉमी। ओके, हमारे जो टिश्यूज हैं उनमें डायरेक्टली इंड्यूस की गई वैक्सीन ताकि उससे इम्यून सिस्टम को ग्रो किया जा सके या स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो ये अप्रोच इन्होंने अपनाई। फिर अभी आप देखोगे नेजल वैक्सीन की, भाई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़े, इन बाकियों में तो इंजेक्शन
के थ्रू हम इंजेक्ट कर रहे थे, लेकिन नेजल वैक्सीन नहीं। नेजल वैक्सीन में क्या किया कि भाई म्यूकस के थ्रू हम लोगों ने इंजेक्ट किया, और उसमें क्या हुआ, म्यूकस इज ए पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ओके। और म्यूकस क्या करता है कि इट कीप द जर्म्स और पोलन्स अवे फ्रॉम द बॉडी, वो हेल्प करता है कि ये दूर रहे, तो ये भी हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो दीज आर दी वैक्सीन्स जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, और उनकी सबकी अलग अलग अप्रोच थी, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, नेजल वैक्सीन हो गया, ज़ाइकोव-डी हो गया, इन्होंने सबने अलग अलग अप्रोचेस लगाई थी। तो यही हमें इस आंसर में बताना था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ओके। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कंक्लूजन, कंक्लूड कैसे करोगे भाई? इंडिया ने जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी अपनाई थी वो साइंटिफिक बेस पे है, और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंसेस थे कि इन्होंने साइंटिफिक बेस पे सारी चीजें जो वैक्सीन बनाई है या जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, ओके, सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके साथ मिलके इस वैक्सीनेशन ड्राइव को इम्प्लीमेंट किया, और हमने वो टारगेट को अचीव किया। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे, ओके। चलते हैं आगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले इसका, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं ये है क्या। ईच अर्थ अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल cellulose is deposited on the surface of the planet Earth. What are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? भाई 150 वर्ड्स में लिखना था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। जैसा अनुभव वैसे कहते हैं, कोई सेंस है इस बात की? क्या करें इसका? अभी तो ठीक है, अभी तो कर लेंगे इसको, वहां पेपर में लिखते टाइम क्या लिखेंगे इसमें, कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का। ये बहुत टफ क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर फ्रैंकली मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन पे तो टाइम ना ही लगाओ तो ज्यादा अच्छा था। बाकी क्वेश्चंस की क्वालिटी को बढ़ा लो वहां पे। अगर एक क्वेश्चन छूट रहा है तो दूसरे क्वेश्चंस को आप अच्छा बनाओ, उनमें वैल्यू ऐड करो। ये ऐसा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे इसको कर दिए होंगे, नहीं होगा, बट हाँ बहुत सारे बच्चे इसको कर पाए होंगे, बट मैं मोस्टली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो कोई सेंस नहीं बनता इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बट अपने को तो अभी करना ही है, तो देखते हैं कैसे कैसे अगर किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया जाता है और किस तरीके से इसको करते हैं। तो देखे तो स्ट्रक्चर कैसे करोगे? इंट्रोडक्शन में आप सेलुलोज के बारे में बता दो। यहाँ पे तो कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि सेलुलोज कितना डिपॉजिट हो रहा है, तो सिंपली आप सेलुलोज के बारे में बता दो कि सेलुलोज है क्या चीज, ठीक है। फिर बॉडी में आप सीधा पार्ट पे आ जाओ। क्या पूछ रखे कि भाई प्रोसेसेस पूछ रखे कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिससे मतलब उससे पहले ये मतलब CO2 वाटर रिलीज करता है, उससे पहले कौन कौन से प्रोसेसेस सेलुलोज जाता है जिनके थ्रू, ये चीज हमको बतानी थी, ठीक है। कंक्लूजन में आप बता सकते थे कि जो ये सेलुलोज का डिग्रेडेशन है या जो ये प्रोसेस है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, और इनको हाँ एक चीज इसमें आप बता सकते थे, इस प्रोसेस को हम लोग कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं टू एड्रेस सम इश्यूज, जैसे स्टबल बर्निंग का इशू, पराली बोलते हैं जिसको पता होगा, जो धान की पराली होती है पंजाब हरियाणा में जिसको जलाते हैं, तो वो उसको डिग्रेड करने में इसको यूज कर सकते थे हम इस टेक्नोलॉजी को, या फिर बायोफ्यूल्स बनाने में आप यूज कर सकते हो। टोरिफिकेशन जो टेक्निक होती है वो फिर प्रीलिम्स में वो पढ़ी होंगी वो चीजें, उनको उस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते थे। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखना था, कैसे था। सेलुलोज बेसिकली क्या होता है कि भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक पॉलीसेक्राइड कंपाउंड है। पॉलीसेक्राइड का मतलब पॉली मतलब ज्यादा, मैनी, सेक्राइड्स मींस सेक्राइड क्या होता है? ग्लूकोज, शुगर, ओके। बहुत सारे ग्लूकोज मिले, कैसे मिलेंगे? अब शुगर एक केमिकल कंपाउंड ही है, मिले किसके थ्रू? केमिकल बॉन्ड के थ्रू। उनमें क्या हो बन गया? केमिकल बॉन्ड, बहुत सारे जुड़ते चले गए, क्या बन गया? सेलुलोज बन गया। ऐसे नहीं समझ में आया होगा, दीवार का एग्जाम्पल ले लो भाई। दीवार कैसे बनी? बहुत सारी ईंटों को जोड़ दिया गया, और ईंटों के बीच में क्या लगाया? मसाला लगाया ना, मसाले से ही तो जोड़ी हुई है ना वो। अगर मैं दीवार को तोड़ूं तो क्या निकल जाएंगी? ईंटें निकलेंगी ना।
और ईंटों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। सेम उसी तरीके से बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट अगर जोड़ दिए जाएं, किससे जोड़े, मसाले से। मसाला क्या है यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड। अगर उसी मसाले से जोड़ मतलब केमिकल बॉन्ड के थ्रू जोड़ते जाएं तो क्या बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। और ये जो प्लांट सेल वॉल है उसका बेसिक कंपोनेंट है सेलुलोज, हालांकि मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। तो ये चीजें आप इसकी बता सकते थे इंट्रोडक्शन में। ओके, ये वाली चीजें बता सकते कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज है। पॉलीसेक्राइड वर्ड नहीं भी याद आएगा, बट हाँ सेलुलोज का अगर बचपन में पढ़ा होगा ये तो मतलब थोड़ा सा याद रह सकते थे कि सेलुलोज बेसिकली ना, सेलुलोज का जो कंपोनेंट होता है वो ग्लूकोज होता है। अगर सेलुलोज को ब्रेक करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, वो चीज आप बता सकते थे यहाँ पे। और ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या निकलता है, CO2 और H2O निकलता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि भाई क्या प्रोसेस। तो वो हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस हो गया, अभी आगे देखेंगे वो प्रोसेस कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक हुआ, किस तरीके से ग्लूकोज टूटा। ओके, या फिर आप बता सकते थे कि भाई ये मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ओके, ये इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन दे सकते थे। ओके, दिक्कत आई होगी, नो डाउट इसमें दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। ओके, प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो फोटो है ये एनसीईआरटी में है, आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी में अगर आप जाके देखोगे। ओके, तो डेट्रिटो वायरस जो वोरस जो साइकिल है, डेट्रिटो वोरस साइकिल, वो फोटो बेसिकली उसी की बात हो रही थी कि किस तरीके से जो हमारा अब सेलुलोज कहाँ पे, प्लांट्स में। प्लांट्स भाई कितने मतलब हर रोज कितने प्लांट्स कटते होंगे, कितने मरते होंगे प्लांट्स, वो कहाँ चले जाते हैं, धरती में, सोयल में मिक्स हो गए। अब बेसिकली इन प्लांट्स में क्या था, सेलुलोज, मतलब सेलुलोज मिक्स हो गया, उसी की बात कर रहा था ये। वो किस तरीके से वो ब्रेक होता है, वो पत्ता जो टूट के गिर गया है वो किस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, फिर वो मिनरल्स में गया, फिर उसका ह्यूमस बना, वही सारी चीजें पूछ रहा था। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं वही बताने थे हमको, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें तो सेलुलोज पहले किस में टूटेगा, सेलुलोज ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज का फर्दर हाइड्रोलिसिस, मान लो जैसे अभी पानी समझ लो कि पानी मिला दिया तो उसके बाद किस में टूट गया, भाई CO2 में टूट गया, H2O में टूट गया। ये प्रोसेस बताने थे, कोई अलग से चीज नहीं थी। बट हाँ ये बहुत टफ है, ये याद रखना। ना तो हम पढ़ते इन चीजों को, नहीं पढ़ते बच्चे कि बेसिकली जाके मैं डेट्रिटो वोरस की साइकिल को उठा के पढ़ रहा हूं वहां पे कि किस तरीके से पत्ता टूटा और उसको कैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, वो कैसे मिनरल्स में कन्वर्ट हुआ, नहीं पढ़ा जाएगा वो। बट अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। बट हाँ आप थोड़ा सा सोच सकते थे इसके बारे में कि सेलुलोज है का, ये खुद कह रहा था क्वेश्चन में कि सेलुलोज जो हो प्लांट मटेरियल है। अब वो डिग्रेड हुआ, वो ब्रेक हुआ, तभी तो CO2 वाटर और एंड प्रोडक्ट्स में निकला। अब बस वो ब्रेक होने से पहले कौन कौन से प्रोसेस है ना वो देखने थे। तो अगर हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी ये आ जाता कि ये प्लांट से आया है और प्लांट्स गिर के जो मर जाते हैं उसके बाद क्या होता, वो सारी चीजें बतानी थी, या सेलुलोज का कंबशन बता देते, वही प्रोसेस हम लोग देखने थे इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोसेस, जैसे कंबशन, अगर सेलुलोज का कंबशन मतलब बर्निंग के, अगर आप सेलुलोज बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या करेगा, CO2 में और वाटर में ये ब्रेक हो जाएगा। तो कंबशन एक प्रोसेस हो गया, आप बता दो उसके बारे में। फिर पेड़ से जैसे पत्ता टूटा, पत्ता टूट गया, धरती में गिर गया, ठीक है। पहले बड़ा पत्ता था, माइक्रोब्स उसको क्या करें, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में तोड़ देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि फ्रेगमेंटेशन हो गया ये, ठीक है। डेट्रिटो वोरस साइकिल जो थी उसमें क्या हुआ, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। वो किसने, माइक्रोब्स ने, अर्थवर्म जो केचुए होते हैं बेसिकली, आपने देखा होगा ये चीज। फिर इसके बाद कैटाबोलिज्म की जो बैक्टीरिया होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो उसको और ब्रेक कर देते हैं फर्दर, ठीक है। फर्दर ब्रेक कर देंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। पत्ता टूटा, छोटे में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद माइक्रोब्स ने, बैक्टीरिया ने उसको और क्या कर दिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्दर ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। तो उसको भी हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। फिर उसके बाद क्या आता है प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, हो जाते हैं, और क्या बन जाता है कि डार्क कलर्ड एमोर्फस स्ट्रक्चर बन जाता है, या डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो ह्यूमस जो सॉइल में होता है, अब ये ह्यूमस फर्दर क्या करता है,
डिग्रेड होता है। किसके द्वारा डिग्रेड किया जाता है? माइक्रोब्स, जो सोइल में जो माइक्रोब है वो इसको और डिग्रेड करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं? ये मिनरल्स में कन्वर्ट कर दे, उसको हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो यही प्रोसेस थे, कंबशन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ह्यूमिफिकेशन हो गया, आपका मिनरलाइजेशन हो गया। ये प्रोसेस बता कि इन तरीकों से आपका जो सेलुलोज है वो प्रोसेस के थ्रू अंडरगो होता है, वो इन प्रोसेस से गुजरता है CO2 और H2O में कन्वर्ट होने से पहले। ये तो उन पेड़ पत्तों की बात होगी जो नीचे जमीन में गिर गए, लेकिन कुछ पेड़ पत्ते भाई जानवर ने खाए भी होंगे, एनिमल्स ने खाए होंगे, तो वहां पे क्या डाइजेशन हुआ होगा, तो वहां पे एंजाइम की जरूरत, कैटेलेज जो एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो डाइजेशन भी एक प्रोसेस हो गया, डाइजेशन भी प्रोसेस हो गया ना एक, और उसमें कौन सा एंजाइम, कैटेलेज एंजाइम है, वो हेल्प करेगा इनको डाइजेस्ट करने में, कन्वर्ट करने में, जो कि CO2 में बाद में कन्वर्ट कर देगा इसको। फिर हम लोग बात करें एक और प्रोसेस, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है कि सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको ब्रेक करोगे तो पहले ग्लूकोज में ब्रेक होगा, और ग्लूकोज का फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये CO2 और H2O में ब्रेक होगा। क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी हो रही होगी कि ये कौन कौन से साइंस के टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये प्रॉब्लम आई होगी और जायज है ये प्रॉब्लम आनी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको छोड़ के ही चलना है। अगर कुछ चीजें थोड़ा बहुत याद हैं, बचपन में कुछ चीजें अगर पढ़ी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं पूरी क्लास बायोलॉजी की छानने लग जाऊं, अभी वो चीज नहीं करनी है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चन, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो दीज आर दी प्रोसेसेस जिसके थ्रू, मतलब वही है, अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाते कि यार पत्ता गिरा और वो कैसे टूटा, वो कैसे मिनरल्स में गया, कैसे ह्यूमस बना, ये चीजें अगर याद होती, अगर थोड़ा सा भी एडेटेटोवोरस साइकिल याद होती तो आप उसको बता सकते थे आप इसको। ओके, तो ये प्रोसेस थे। अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? यही पार्ट, एक ही पार्ट था, 10 नंबर का क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन दे दिया, पार्ट डायग्राम बना दो, साइकिल लिख दो कि भाई किस तरीके से जो ग्लूकोज है, वो सॉरी जो सेलुलोज है, पहले क्या हुआ ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो किस में, CO2 में, और प्लस H2O में ब्रेक हो गया। ये रिएक्शन लिख दो, अगर किसी को याद है, बचपन में ये तो पढ़ी होगी, ये तो बहुत बार पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो ये लिख सकते थे। ठीक है, देख लेते हैं किस तरीके से कंक्लूड किया होगा। कंक्लूड क्या, सिंपल बता सकते हैं कि भाई जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो भी फेवर करती हैं किसको, डिकम्पोजिशन को। ओके, एनारोबिक कंडीशंस होगी, एरोबिक कंडीशन होगी, इन फैक्टर्स पे भी ये डिपेंड करता है। फिर दूसरी चीज जो मैंने बताई थी कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जो सेलुलोज का जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है उसको यूज कर सकते हैं, जो स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए। कि भाई पराली काट ली, मतलब ये काट लिया हम लोगों ने धान, तो जो पराली है उसको डिग्रेड कर दो ना सोइल में ही, जलाना क्यों है, एक तो पोल्यूशन कम होगा अपना, और हमारी सोइल की फर्टिलिटी वो बढ़ेगी, तो उसको डिग्रेड कर दो, तो वो डिग्रेड बाय दी डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज। पूसा जो यूनिवर्सिटी है, जो इंस्टीट्यूट है, उसने कुछ टेबलेट्स और इस पे R&D किया भी था। या फिर हम बायोफ्यूल्स की प्रोडक्शन में टोरेफेक्शन एक टेक्निक है, उसको यूज करते हैं बायोफ्यूल्स बनाने में। तो ये आप इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते थे। सो दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे फाइटर क्वेश्चन था, जिसमें लोगों को लगा होगा कि क्या लिखा जाए इसमें, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा होगा, आगे भी होगा, 23 में भी ये चीज़ फिर से रिपीट होगी, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, तो लोड नहीं लेना है, बेसिक चीज़ें पढ़ते रहो, सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रीवियस ईयर को करते जाओ। जैसे कोविड का था क्वेश्चन, यार उठा के साफ आ गया, नासा का साफ रिपीट हुआ, तो क्यों फालतू का दिमाग लगाना इधर उधर, काम की चीज़ है, जो वही पढ़नी है, प्रीवियस ईयर को उठाओ, कौन सी चीज़ ज़्यादा न्यूज़ में उनको देखो, इन क्वेश्चन से अपने आप डील हो जाएगा। जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो इतनी चीज़ें अपने आप ध्यान में आ जाती हैं कि हाँ अपन कुछ ना कुछ तो लिख देंगे, ना लिखने से जब कुछ तो लिखते हैं, ठीक है, वो तो क्वेश्चन से ही निकालते कुछ ना कुछ, तो हो जाएगा, उन चीज़ों का लोड नहीं लेना है। ओके, बाकी थैंक यू वेरी मच। और हमारा साइंस एंड टेक का भी डिस्कशन हो गया है, एनवायरनमेंट का भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, और हिस्ट्री का भी राजेश सर कंप्लीट कर चुके हैं, IR का विवेक सर कर चुके हैं, पॉलिटी का MS सर कर चुके हैं, विवेक सर पीयूष सर जो है एथिक्स का भी कल लेके आएंगे वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।